हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे जून 2025 बिहार करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी बीपीएससी की परीक्षा जो है वो 13 सितंबर को प्रस्तावित है। और मैंने आपसे वादा किया था कि 30 अगस्त के पहले पहले बिहार करंट अफेयर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपको जून महीने के करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा। कल यानी कि 28 तारीख को देखा जाए तो आपको जुलाई महीने के करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा। और उसके बाद 29 तारीख को आपको पिछले एक साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनका कंपाइल वीडियो मिलेगा। 38 मिनट में 38 जिले से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको उस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। 38 मिनट में 38 जिलों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट खबरें होंगी उन पे कवर किया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आप ये दोनों वीडियो मिला के, यानी कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो है इसको, और साथ साथ में 38 मिनट में 38 जिले का जो वीडियो आएगा उसको, दोनों मिला के पढ़ लेंगे तो आपके बिहार करंट अफेयर का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और बिहार करंट अफेयर के सवाल आपकी परीक्षा में लगभग 9 से 10 सवाल आते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा खासा पोर्शन होता है बिहार करंट अफेयर का। तो बिहार करंट अफेयर एकदम आप उसको हल्के में मत लीजिए। राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़िए, राष्ट्रीय करंट अफेयर के साथ बिहार करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो अगस्त महीने का पैकेज है उस अगस्त महीने के पैकेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आप जाएंगे तो आपको अगस्त महीने के पैकेज का वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। वहाँ ज्वाइन करने के बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन करने के उपरांत आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उनसे बोलें कि सर हमको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दें। ज्वाइन करने के उपरांत वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। हालांकि जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक पहुंच जाता है आपके व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन कुछ लोगों के साथ होता क्या है कि उन्होंने नंबर बार बार चेंज किया होता है, तो चेंज करने की वजह से व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक उनके डायरेक्ट पहुंच नहीं पाता है। तो इस वजह से जिनके पास ना पहुंचे वो एक बार व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ने के लिए कॉल कर दें। और कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप क्लास पीडीएफ, पीपीटी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और मंथली पैकेज है वो, तो मंथली पैकेज में आपको मंथली सुविधाएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ओरली बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। आपको सबसे पहले तो जो डेली करंट अफेयर की वीडियो क्लास आती है वो वीडियो क्लास मिल जाती है। प्रतिदिन आपको पिक्टोरियल पीपीटी मिल जाती है। साथ ही साथ देखा जाए तो बाइलिंगुअल डेली करंट अफेयर का जो पीडीएफ होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की जो मासिक पीडीएफ होती है यूपी स्पेशल या बिहार स्पेशल की, वो भी उसी कम्युनिटी में शेयर कर दी जाती है। प्रतिदिन देखा जाए 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। और महीने के एंड में देखा जाए तो करंट अफेयर का एक फुल टेस्ट भी होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सारी सुविधाएं आपको एक साथ एक जगह मिल रही हैं। और ये पैकेज देखा जाए तो मात्र आप इसको देखा जाए तो 25 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 25 भी आपको पे नहीं करना होगा। अगर आपने घटना चक्र की किताबें परचेज कर रखी हैं तो आगे क्यूआर कोड दिया रहता है कॉइन का ऑप्शन होता है 50% कैशबैक पाए। वो जो कैशबैक पाए वाला है ना, उसको आप स्कैन करेंगे तो आपके वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाएगा। और उस कॉइन को अप्लाई कर देंगे तो 18.75 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं घटना चक्र के द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार करंट अफेयर जून 2025 के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र के बारे में। अब ये जो भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नालंदा जिले के राजगीर में भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा, तो नालंदा जिले में बनाया जाएगा। और नालंदा में कहाँ, तो नालंदा में राजगीर में बनाया जाएगा। ठीक है, राजगीर नालंदा में बनाया जाएगा। और इसका निर्माण राजगीर जू सफारी के द्वारा किया जाएगा। निर्माण कौन करेगा इसका, जो भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र है इसका निर्माण कौन करेगा, तो इसका निर्माण किया जाएगा राजगीर जू सफारी के द्वारा। ठीक है, जू सफारी में शेरों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए जो ब्रीडिंग सेंटर है ये स्थापित किया जा रहा है, प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राजगीर जू सफारी में 3 वर्षों में शेरों की संख्या 5 से 11 हो गई है। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए जो ये संख्या बढ़ रही है, इसी बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, राजगीर जू सफारी में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंकेशाफ पुस्तक का विमोचन। अब ये जो इंकेशाफ पुस्तक है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ देखा जाए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में, जो बिहार राजभवन है वहीं पर इंकेशाफ पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक शहनवाज खान कासिफ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा,
शहनवाज खान कासिफ के द्वारा किताब लिखी गई है और इस पुस्तक में बिहार के ऐसे कई महापुरुषों का उल्लेख किया गया है जिनके व्यक्तित्व और कार्य नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो इस किताब के नाम और किताब के ऑथर का नाम जरूर याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकशाफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इनकशाफ पुस्तक लिखी गई है शहनवाज खान कासिफ के द्वारा। आगे देखें 6G वायरलेस प्रौद्योगिकियों का वैश्विक संगोष्ठी। अब ये जो 6G वायरलेस प्रौद्योगिकियों की वैश्विक संगोष्ठी है, इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए यहाँ पर तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी कि IIT पटना ने हाल ही में 6G मोबाइल वायरलेस संचार पर, ठीक है, यहाँ पर देखें तो अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी IEEE अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की। ठीक है, परीक्षा आपसे पूछ सकता है कि IEEE अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी जो 6G मोबाइल वायरलेस संचार पर आधारित थी, इसकी मेजबानी निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया है। IIT BHU, IIT पटना, IIT खड़गपुर या IIT मुंबई। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, IIT पटना में इसका आयोजन किया गया था, IIT पटना के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। देखा जाए तो इस आयोजन में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत से 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने छठी पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क की परिवर्तनकारी क्षमताओं पर चर्चा की। संगोष्ठी में 6G प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियों और संभावित समाधानों पर भी गहन चर्चा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना 6G वायरलेस प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक संगोष्ठी जो थी, इसका आयोजन IIT पटना में किया गया था, महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025। अब ये इस संशोधन नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो संशोधन नीति है, तो जो प्रमुख नीति थी जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति, ये कब आई थी, तो ये आई थी 2023 में। ठीक है, 2023 में ये आई थी और अब इसमें कुछ संशोधन किया गया है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। 2023 वाला आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षा आपसे 2023 वाला ही पूछेगा। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो बिहार सरकार ने अपनी जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023 थी, उसको संशोधित करते हुए बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 पेश की है। यहाँ देखा जाए ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाई जा सके, निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है ना, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही ये संशोधन नीति प्रस्तुत की गई है। ठीक है, जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके जिससे, और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को तेजी से हासिल किया जा सके। यहाँ पर चर्चा करें तो इस नई नीति का उद्देश्य एथेनॉल और संपीड़ित बायोगैस जैसे जैव ईंधनों के उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो चर्चा करते हैं। बिहार में चर्चा में क्यों आ गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। यहाँ पर देखा जाए तो बिहार स्कैन एंड शेयर QR कोड सुविधाओं का उपयोग करके 92% ऑनलाइन OPD पंजीकरण दर हासिल करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन, ये है बिहार। ठीक, ये है बिहार। ठीक है, और 92% ऑनलाइन OPD जो हुए हैं वो पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए 2021 में जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके तहत 11.38 करोड़ OPD पंजीकरण में अकेले बिहार में देखा जाए तो 2.94 करोड़ पंजीकरण हुए। पूरे भारत में 11.38 करोड़ पंजीकरण हुए, 11 करोड़ 38 लाख। उनमें से देखा जाए अकेले बिहार में 2 करोड़ 94 लाख पंजीकरण हुए थे बिहार में। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, जहाँ पर 2 करोड़ 25 लाख, और आंध्र प्रदेश का तीसरा, यहाँ पर 1 करोड़ 70 लाख का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ, OPD के माध्यम से पंजीकरण हुआ आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन में। चलिए आगे देखते हैं। नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। अब ये जो नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में विक्रम लॉक नहर सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए विक्रम लॉक नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। कहाँ पर, पटना जिले में। ठीक है, देखा जाए तो यह पहल राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान का एक हिस्सा है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा जो स्रोत हैं उनको बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई, पटना से की गई नीतीश कुमार के द्वारा। चलिए
आगे देखते हैं संपूर्ण क्रांति के 50वीं वर्षगांठ। जो संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति का 50वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किया गया जून में। चर्चा कर लेते हैं। तो जून 2025 में पटना में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान के 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कहाँ पे मनाया गया? पटना में मनाया गया। और 5 जून 1974 को, कब? 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और इसी संपूर्ण क्रांति के 50 साल पूरे हुए हैं, जिसको सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर? पटना में। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। तो पटना में गंगा नदी पर जल्द ही जल मेट्रो सेवा शुरू होगी। पटना में देखा जाए जल मेट्रो सेवा स्टार्ट की जाएगी। जल मेट्रो सेवा शुरू पहले कहाँ पे की गई थी? तो देखा जाए केरल के कोच्चि में पहली बार जल मेट्रो का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, जल मेट्रो का कॉन्सेप्ट पहली बार केरल के कोच्चि में आया था और वहीं पर देखा जाए पहली बार स्टार्ट हुआ था। अब इसके बाद देखा जाए तो पटना गंगा नदी पर जल मेट्रो शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे बिहार का पहला और कोच्चि के बाद भारत का दूसरा शहर बन जाएगा जहां ऐसी सेवा उपलब्ध होगी। यानी कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने जल मेट्रो की सुविधा प्रारंभ की? तो वह है कोच्चि। और भारत का दूसरा शहर कौन बनेगा जहां पर जल मेट्रो की सुविधा प्रारंभ की जाएगी? तो वो बनेगा पटना। यहां पर गंगा नदी पर जल मेट्रो की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। पटना के किशोर अथर्व ने बनाया तैरती बाढ़ सुरक्षा कार का प्रोटोटाइप। अब यहाँ पर देखा जाए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है, उसने एक प्रोटोटाइप बनाया है। ये प्रोटोटाइप क्या है? ये बाढ़, जब बाढ़ आ जाती है तो गाड़ियाँ बह जाती हैं। ठीक है, तो बाढ़ सुरक्षा के लिए देखा जाए एक तैरते हुए कार का प्रोटोटाइप इसने बनाया है। पटना के छात्र हैं अथर्व। पटना के छात्र अथर्व ने बाढ़ सुरक्षा कार का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है जो बाढ़ के दौरान पानी में तैर सकता है। बिहार सरकार इस नवाचार के लिए पेटेंट कराने में उनकी सहायता भी करेगी। बिहार सरकार क्या करेगी? ये अथर्व तथा उनकी फैमिली की आर्थिक रूप से सहायता भी करेगी इस चीज़ को पेटेंट कराने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए केंद्रीय विद्यालय खगोल की कक्षा 10 के छात्र अथर्व ने भारी बारिश के दौरान वाहनों को डूबते हुए देखने के बाद यह मॉडल तैयार किया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। पटना और राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएंगी। कहाँ कहाँ पर साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाएंगी? तो पटना और देखा जाए राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाएंगे। चर्चा कर लेते हैं। तो तकनीकी प्रगति के साथ साइबर अपराध के तरीके तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसीलिए बिहार सरकार आगे रहने के लिए अपने साइबर फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। और इसी के तहत देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और साथ ही साथ राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहयोग से पटना और राजगीर में साइबर सुरक्षा के लिए देखा जाए तो साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है और पटना और राजगीर में इनका स्थापना किया जाएगा। अगली खबर देखें। बिहार जैव विविधता परिषद ने 28 वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित किया है। विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित किया है 28 वृक्षों को। चर्चा करें यहाँ पर तो बिहार जैव विविधता परिषद ने राज्य की जैव विरासत को संरक्षित करने के लिए 5 जिलों से 28 पेड़ों को विरासत वृक्ष है उस रूप में नामित किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए इनमें औरंगाबाद का 500 साल पुराना बरगद का वृक्ष सबसे पुराना है। इनमें औरंगाबाद का 500 साल पुराना बरगद सबसे पुराना है। यह है 500 साल पुराना बरगद। यहाँ पर देखा जाए तो यह कदम किस लिए उठाया गया है? तो यह कदम राज्य में पेड़ों के संरक्षण और जैविक विविधता को बढ़ावा देने का एक पहल है। ठीक है, तो जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है तथा पेड़ों के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया। कितने पेड़? ये जरूर याद रखना, 28 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया। परीक्षा में पूछ सकता है कि कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? 28 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। अगली खबर है केदार दास और मजदूर आंदोलन पुस्तक का विमोचन। अब ये जो केदार दास और मजदूर आंदोलन इस पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो हाल ही में जनशक्ति कैंपस के अनीश अंकुर की नई पुस्तक केदार दास और मजदूर आंदोलन का लोकार्पण हुआ। पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो इनका नाम है अनीश अंकुर। ठीक है, और यहाँ पर चर्चा करें तो अनीश अंकुर पटना के एक प्रख्यात संस्कृत कार्यकर्ता और पत्रकार हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को IIRF 2025 रैंकिंग में चौथा स्थान मिला। जो बिहार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसको IIRF की जो रैंकिंग थी उसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चर्चा कर ले यहाँ पर तो बिहार खेल विश्वविद्यालय नालंदा को 2025 की IIRF रैंकिंग में भारत की सरकारी खेल विश्वविद्यालयों में चौथा स्थान मिला है, जो नालंदा के भविष्य
के खेल सितारों के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि जो नालंदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसको कौन सी रैंक मिली है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो चौथा स्थान मिला है IIRF की रैंकिंग में। चलिए, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चौथा स्थान, वही सेम चीज़ें रिपीट हो गई है। यहाँ पर देखा जाए, यह समाचार दर्शाता है कि बिहार का यह युवा विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। खासकर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल पहला स्थान प्राप्त हुआ है, स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान को तीसरा स्थान मिला है। और वहीं पर देखा जाए तो नालंदा में जो बिहार खेल विश्वविद्यालय है इसको कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहले स्थान पर कौन, तो पहले स्थान पर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल का है। इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो IIRF की इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की रिपोर्ट जो जारी की जाती है उसमें जो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है उनकी जो कैटेगरी है उसमें देखा जाए तो पहला स्थान राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल को और चौथा स्थान किसको, बिहार खेल विश्वविद्यालय नालंदा को मिला है। चलिए आगे देखें, मिशन कर्मयोगी के तहत बिहार देश में अव्वल, मिशन कर्मयोगी के तहत बिहार देश में पहले स्थान पर है। चर्चा करते हैं, डिजिटल और ऑनलाइन कार्यों के लिए कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त करने में बिहार ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 28 मई तक बिहार में इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए कुल देखा जाए तो यहाँ पर देखें 13,71,134 श्रमिकों की पहचान की गई है। मिशन कर्मयोगी के तहत 13,71,134 श्रमिकों की पहचान की गई है। आइए देखें आगे, तो बिहार आइडियल फेस्टिवल 2025। अब ये जो बिहार आइडियल फेस्टिवल 2025 है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखा जाए तो बिहार की उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करने के लिए एक साहसिक कदम के रूप में योर स्टोरी मीडिया ने उद्योग विभाग, बिहार सरकार, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना और IIT पटना तथा जीविका के साथ मिलकर एक बिहार आइडिया फेस्टिवल का शुभारंभ किया। और यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर देखें जो राज्य के सभी 38 जिलों के 10,000 स्टार्टअप्स की पहचान, समर्थन और विस्तार के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण पहल है। इस फेस्टिवल का आयोजन जो हो रहा है ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025, ठीक है, किसके द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया है, योर स्टोरी मीडिया ने उद्योग विभाग, बिहार सरकार, ठीक है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना, IIT पटना और जो जीविका है इसके साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है, बिहार में डिजिटल पुल सुरक्षा ऑडिट। राज्य सरकार ने 85 प्रमुख पुलों के ऑडिट के लिए IIT दिल्ली और IIT पटना के साथ साझेदारी की है, जिसमें IIT दिल्ली ने उत्तरी क्षेत्र में 40 पुलों और IIT पटना ने दक्षिणी क्षेत्र के 45 पुलों पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पर चर्चा करें तो बिहार में डिजिटल पुल सुरक्षा ऑडिट की शुरुआत समस्तीपुर जिले के बैरियाहाटी घाट से केंद्रित था। जो समस्तीपुर जिला है यहाँ पे बैरियाहाटी घाट पुल है, यहीं पर केंद्रित था। बिहार में देखा जाए तो आए दिन जो पुल टूटने की घटना है वो घटित होती रहती थी। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो पुलों की सुरक्षा करने के लिए ये डिजिटल ऑडिट जो है इसको स्टार्ट किया गया। 85 प्रमुख पुलों का ऑडिट करना था, जिनमें IIT पटना जो था और IIT दिल्ली ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। IIT दिल्ली के बारे में बात करें तो जो गंगा नदी है उसका जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र के 40 पुल हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया। और जो IIT पटना थी उसने गंगा के जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में बने हुए जो जिले हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पर देखा जाए तो यह ऑडिट एक नई पुल रखरखाव नीति को लागू करेगा और संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी के लिए ड्रोन, कैमरों और सेंसर जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करने पर व्यापक पहल का एक हिस्सा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि इसी प्रकार से ऑडिट किया गया, ड्रोन के माध्यम से तथा अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजियों के माध्यम से पुलों का ऑडिट किया गया कि वो पुल सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। चलिए आगे देखें, श्री सीमेंट को बिहार में भामाशाह सम्मान मिला। जो श्री सीमेंट है इसको बिहार में भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं तो श्री सीमेंट को वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार को 255 करोड़ रुपए के GST योगदान के लिए बिहार सरकार द्वारा भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो श्री सीमेंट है इसने 2024-25 में बिहार सरकार को देखा जाए तो 255 करोड़ रुपए GST के रूप में जमा करा है बिहार सरकार के पास, और इसी वजह से देखा जाए तो भामाशाह सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। यह सम्मान बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संस्थानों को GST दिवस पर दिया जाता है।
जो भामाशाह सम्मान है, ये भामाशाह सम्मान कब दिया जाता है? जीएसटी दिवस के अवसर पर दिया जाता है, जो बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ऐसी संस्थाएं जो बिहार की हैं और बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उन संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम सवाल क्या है? पुस्तक मैनुअल ऑफ द स्नैक इन्वेंशन इन इंडिया, जो इन्वेंशन इंडिया है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो हाल ही में एम्स पटना के आपातकालीन चिकित्सा विभाग की बहुप्रतीक्षित पुस्तक मैनुअल ऑफ स्नैक इन्वेंशन इन इंडिया का विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यहाँ पर चर्चा करें तो यह पुस्तक आपातकालीन चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर दिवेंदु भूषण, आपातकालीन चिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विशाल वैभव, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार और उसी विभाग के डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैनुअल ऑफ स्नैक इन्वेंशन इन इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस संस्थान के प्रोफेसरों के द्वारा लिखी गई है? तो एम्स पटना के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और ये एक स्वास्थ्य मार्गदर्शिका है, स्वास्थ्य व्यापक मार्गदर्शिका है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य व्यापक मार्गदर्शिका है, जो देखभाल पेशेवर हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्न पे। जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताए पढ़ाए उन पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना, गया, राजगीर या भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्यपाल ने शहनवाज खान कासिफ की पुस्तक इंकशाफ का विमोचन किया है? फागू चौहान, आरिफ मोहम्मद खान, रमेश बैस, आनंदी पटेल। क्वेश्चन नंबर 3 है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पटना में गंगा नदी पर जल मेट्रो शुरू होने के बाद यह भारत का कौन सा शहर होगा जहां पर यह सेवा उपलब्ध होगी? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। और अंतिम सवाल है कि बिहार जैव विविधता परिषद द्वारा हाल ही में कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है? 18, 28, 38 या 48। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इस वीडियो में जो जून महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण जून महीने की खबरें थी जो बिहार संदर्भ में महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन खबरों को एक साथ कंपाइल करके प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया। लगभग यहाँ पर देखा जाए 20 से 25 खबरों पर चर्चा की गई और ये 20 से 25 खबरें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको ये वीडियो जून महीने का मिला है, कल आपको मिलेगा जुलाई महीने का वीडियो, उसके बाद 38 मिनट में 38 जिले का वीडियो परसों आपको मिल जाएगा और इसी के साथ बिहार करंट अफेयर पूरी तरीके से मेरी ओर से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपका कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है और सबसे बड़ी बात कि मैं पर्सनली आपके कमेंट देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, जरूरत पड़ती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके रिप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।